हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज 31 जुलाई है और महज आपकी परीक्षा में लगभग 30 दिन ही आपको मिलेंगे। संभवतः सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की और तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं हो जाएंगी। तो आपके पास शेष 30 दिन बचे हैं। तो 30 दिनों में मैंने सोचा कि एक क्विक रिवीज़न ना करके, जैसे आप लोग कहते हो बस देख लिया, एक सीरीज़ जो चला रहे हैं 30 दिन लगातार, उसका नाम मैंने रखा है सिंहावलोकन सीरीज़। आप समझ नहीं पा रहे होंगे सिंहावलोकन का मतलब क्या होता है। सिंह मतलब होता है शेर और वलोकन यानी कि अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन। तो जो शेर की तरह ऑब्जर्वेशन करे, शेर की तरह ऑब्जर्वेशन कैसा होता है, जो आपने देखा होगा कभी शेर को देख चलते हुए, सामने नहीं देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, वो क्या करता है, थोड़ी दूर चलता है, उसके बाद में फिर पीछे पलट कर देखता है। तो आपको भी इस समय 30 दिन तक वही काम करना है कि आपको आगे भी पढ़ना है और पीछे का अपना रिवीज़न भी साथ साथ करते चलना है, वरना जो आप आगे पढ़ चुके होते हैं चीज़ों को, तो आप आगे चले जाते हैं और पीछे की जो चीज़ें होती हैं वो छूटती चली जाती हैं। तो मैंने इसीलिए वैसे तो कॉन्सेप्ट प्लस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2023 से लेकर के और 2013 तक के जो प्रश्न हैं उनका संकलन मैंने लिया हुआ है। तो ये इन सारे प्रश्नों के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट हर एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर पा सकें और आप ये देख भी सकें कि किस तरह से प्रश्न आए हुए हैं, किस तरह से प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो शुरू करते हैं। एजुकेशन का जो पेपर है आपका 05, जिसे कहते हैं शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो जैसे कि आपकी बुक का नाम क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन मतलब एजुकेशनल, ठीक है, इवैल्यूएशन, ठीक है, और क्रियात्मक शोध मतलब कि आप एक्टिविटी बेस्ड जो है रिसर्च करते हैं। नवाचार का मतलब होता है कौन कौन सी नई नई चीज़ें आप टीचिंग पढ़ाने के लिए किस किस टेक्निक का यूज करेंगे, कौन कौन से जो है टीएलएम का यूज करेंगे, किस तरह से आप बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे करके पढ़ाएंगे। तो क्या आप नवाचार का मतलब क्या आप नई चीज़ें आप यूज कर रहे हो अपने पढ़ाने के दौरान। तो ये आपके जो है प्रश्न टॉपिक का मतलब था शैक्षिक मूल्यांकन। आपको एजुकेशनल इवैल्यूएशन करना है, ठीक है, आपको अपनी एक्टिविटी पे रिसर्च करनी है, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएं तो आपके बच्चे जो हैं आपकी बात को समझ सकें और किस तरह से आपको उनके लिए नया इनोवेशन या इनोवेट करना है, ठीक है। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है, देखिए आप ये 2023, 24, 2021, 20 कई सालों में ये प्रश्न पूछा गया है, हर बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है आपका मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, कौन होता है, सेंटर में किसको रखना है। आपको एजुकेशन में कई बार पहले बताया जा चुका है कि आप पढ़ाएंगे तो किसको आप सेंटर में रखेंगे। तो आपको सेंटर में किसको रखना होता है, 3 चीज़ें होती हैं, एक शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। लेकिन आपको क्या करना है, चाइल्ड सेंटर्ड जो है एजुकेशन देनी है। तो पहला प्रश्न क्या है आपका, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, कौन होता है, सेंटर में किसको रखना है, हमको सेंटर में किसको रखना है, बच्चे को किसको रखना है, हमको चाइल्ड को सेंटर में रखना है। हमको बच्चे के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाना है, ना कि टीचर की सुविधा के अनुसार या विद्यालय की सुविधा के अनुसार या फिर प्रधानाचार्य की सुविधा के अनुसार। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जो इस समय डीएलएड की पोजीशन चल रही है, कंडीशन, पोजीशन नहीं कंडीशन। तो जो डीएलएड के स्कूल्स हैं, जो कॉलेज हैं डीएलएड के, वो अपनी शर्तों पर एडमिशन नहीं ले रहे हैं।
पहले एक समय था 2012-13 से जब बीटीसी दोबारा से शुरू हुआ था और कोविड के पहले तक का 2019 बैच तक, तो क्या होता था, जो कॉलेज की कंडीशंस होती थी वो बच्चा मानता था। आपको रेगुलर आना है, आपको यूनिफॉर्म में आना है, आपको यूनिट टेस्ट अटेंड करने हैं, आपको परीक्षा में आना है, आपको ये करना है ना, आपको टीएलएम बनाने हैं, आपको फाइल बनानी है, आपको टीचिंग करनी है। आजकल की कंडीशन क्या है? आजकल की कंडीशन है बच्चा जो है अपनी कंडीशंस पे एडमिशन लेता है स्कूल में, कि हम भाई टीचिंग नहीं कर पाएंगे, हम ड्रेस नहीं पहन पाएंगे, हम कोई फाइल नहीं बना पाएंगे, हम प्रैक्टिकल में नहीं आ पाएंगे। तो आजकल सेंटर में कौन है? बच्चा। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि जो है मूल्यांकन, जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, उसका केंद्र बिंदु कौन है? विद्यार्थी। मैंने सिर्फ आपको याद करने के लिए बताया है, हालांकि यह हकीकत इस समय चल रही है। तो सेंटर में कौन है आपका? ये है विद्यार्थी। दूसरा क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? क्रिएटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? क्या होती है रचना? किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ की रचना करना, ठीक है। तो रचनात्मक मूल्यांकन किसी चीज़ को बनाना, बिल्ड करना, क्रिएट करना, ये क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग? कैसे आप रचनात्मक मूल्यांकन? अगली कक्षा में छात्रों को भेजना, क्या आपने कोई क्रिएटिविटी करी है? इवैल्यूएशन हुआ, किस तरह से आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं? छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। आपने कैसे करा? कोई लाइव एग्जांपल दिखा करके उनको पढ़ाया। मान लिया आपने बल पढ़ाया उसको, तो बल की परिभाषा तो बताई, बोर्ड पे बताया, उसको लिखाया, समझाया, लेकिन उसके साथ में आपने एक्टिविटी करके दिखाई, तो वो क्या हो गया आपका? एक रचनात्मक। तो आप जब आप कर रहे हो तो छात्र क्या कर रहा है? उसकी जो सीखने की क्षमता है वो आपके बोलने बताने से ना, बल्कि आपके जो एक्टिविटी करी है उसके बेस पे क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाता है या बढ़ाना। क्या होगा? रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मूल्यांकन मापन से अलग है। दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? एक होता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, और एक होता है मापन यानी कि मेज़रमेंट। तो ये अलग कैसे हैं? डिफाइन कैसे करोगे कि ये दोनों अलग हैं? आप पहले मापन समझते हैं, ठीक है। मापन क्या होता है? क्या होता है मेज़रमेंट, या क्या होता है मापन? मापना, किसी भी चीज़ को मापना या नापना। जैसे कि आप अगर चल रहे हैं तो डिस्टेंस नापते हैं, दूरी नापते हैं। कोई कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़े की लेंथ नापते हैं, है ना, लंबाई नापते हैं। घर बना रहे हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन में आप क्या करते हैं? आपने मापा, जैसे आप शैक्षिक मापन एक होता है, ठीक है, जो कि हम शिक्षा के क्षेत्र में मापते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे क्या मापा जाता है? IQ लेवल, कि इसका IQ लेवल कितना है? 0 to 90 है, मतलब 90 अगर है तो वो कैसा हो गया? 90 से 120 बच्चा कितना होता है? 90 तक का सामान्य होता है। तो जो, और इसके बाद में आते हैं आपके जो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व परीक्षण होते हैं, ठीक है। ये जो इस तरह के परीक्षण होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? इन चीज़ों को केवल आप नाप रहे हो, मीज़र कर रहे हो कि हाँ, अगर हमारी क्लास में 50 बच्चा है या 10 बच्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने क्लास के 10 बच्चों को लिया, 10 बच्चों को आपने पढ़ाया, 10 बच्चों को आप लगातार 1 महीने तक पढ़ा रहे हो। पढ़ाने के बाद में आप क्या कर रहे हो? आपने एक मोटे तौर पे आपने आइडिया लगा लिया कि जो हमारे ये बच्चा जो है थोड़ा सा ठीक है, ये बेकार है, इसको जल्दी समझ में आता है, और इसको हम अगर एक्टिविटी के साथ पढ़ाते तो आएगा, इसको ड्राइंग करने के पढ़ाएंगे तो आएगा। तो आपके पास जो 10 बच्चे हैं वो आपके माइंड में कैसे होते हैं? सेट होते हैं, ठीक। आपने एक तरीके से उनको माप लिया होता है कि आप किस लेवल पे उनको पढ़ाना है, ठीक। ये तो क्या हो गया? एक सामान्य तौर पे आपका मापन हो गया। इसके बाद इवैल्यूएशन, मूल्यांकन आप कैसे करोगे? हो सकता है उस दौरान जब आप बता रहे हो, आपने लगातार उन कक्षाओं को लिया, 1 महीने तक का पढ़ाया, उनमें से कोई बच्चा ऐसा होगा जो
आपकी नज़र में थोड़ा कमज़ोर होगा, लेकिन वो सच में लास्ट दौरान जब परीक्षा आने वाली होती है तब वो मेहनत करके और आगे आ जाता है। तो आपने क्या करा, फिर जब आपने एक तरीके से उसमें निर्णय लेने की जो व्यापक प्रोसेस होता है, ठीक है, आपने एक डिसीज़न लेना है, वो पूरा ब्रीफ में होगा। तो जो वो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, वो मापन और मूल्यांकन को अलग करता है। कैसे, अब आप वहाँ पे अब आपको मान लिया 5वें नंबर का बच्चा, आपको पता था ये अच्छा है, ठीक है, इसके मार्क्स अच्छे आएंगे। पूरे 1 महीने तक आपको पढ़ाने के दौरान आपको लगता रहा ये बच्चा क्लास में टॉप करेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम की कॉपी आती है, उसमें एग्ज़ाम होता है, उसमें उसने लिखा होता है, ठीक है, कैसे भी लिखा होता है, उसके बाद में कॉपी में वो जो आपको बच्चा लग रहा था ये फेल होगा या पीछे आएगा, वो बच्चा टॉप की कंडीशन में आ जाता है। तो आप क्या करा, मूल्यांकन करा। तो एक आपको वहाँ पे निर्णय लेने पड़ेगा, वहाँ पे आपको अपने थॉट प्रोसेस से कि नहीं ये बच्चा अच्छा था, तो आप उसको मेज़र कर रहे थे, ना कि आप उसका मूल्यांकन कर रहे थे। तो मूल्यांकन और मेज़र दोनों अलग हो जाते हैं। निर्णय आप जो होगा वो लेने का जो व्यापक प्रोसेस होता है उसके थ्रू मापन और मूल्यांकन को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पे अपने एग्ज़ाम कॉपी में लिख सकते हैं इस टाइप के प्रश्न। नेक्स्ट आपका क्या है, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। जो मापन है उसका सामान्य सिद्धांत जो है वो किस सब्जेक्ट से, किस विषय से संबंधित है, आप बताएंगे। गणित से, विज्ञान से, भूगोल से या फिर अर्थशास्त्र से। तो इतना तो आप जानते ही हैं, मेज़रमेंट है, ठीक, किससे संबंधित होगा, ये गणित से संबंधित होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है। विश्वसनीयता, लचीलापन, वैधता या फिर जटिलता, इनमें से कौन सी नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है। प्रभावी इफ़ेक्टिव मूल्यांकन जो होता है वो, उसमें से जटिलता जो होती है वो आपका कोई भी काम नहीं होता। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीय होना चाहिए, आप फ्लेक्सिबल यानी कि लचीलापन, और वैलिड यानी कि वैध होना चाहिए जो आपका मूल्यांकन है, तभी आपका मूल्यांकन इफ़ेक्टिव होगा। उसमें रिलैक्स भी होना चाहिए, रिलायबिलिटी, फिर फ्लेक्सिबिलिटी और वैलिडिटी। इसमें जटिलता का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट आपका है, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है। किससे होता है, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन से, तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। ये किसने कहा था, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन पर ही लौटना पड़ता है। तो ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन की यह परिभाषा किसने दी थी, तो ये थे गुड एंड हैट। किसने दी थी, गुड एंड हैट। याद कर सकते हो आप कि सब हम अपने हेड पे, सर पे क्या लगाते हैं, हैट लगाते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि हमको ऑब्जर्वेशन यानी कि विज्ञान का आरंभ जो है, हम साइंस शुरू करते हैं कहाँ से, ऑब्जर्वेशन से। देखिए हर एक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, वी प्लस ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है जानना, ठीक है। तो जो आपने जाना है, समझा है, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ की खोज हुई है। ग्रेविटी की खोज हुई है ना, पदार्थ की खोज हुई है, एलिमेंट तत्व की खोज हुई है, यौगिक कैसे बनता है, रेडिएशंस कैसे होती हैं। तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये क्या कहलाता है, साइंस के अकॉर्डिंग ये अवलोकन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। कौन प्रशस्त करता है, सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। तो निदान और उपचार क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, निदान और उपचार। क्या होता है निदान, पहले तो आप ये समझ लो, निदान का मतलब होता है डायग्नोस करना। आपने देखा होगा ब्लड बैंक होंगी, ठीक है,
जो ब्लड बैंक होती हैं, आप हॉस्पिटल गए होंगे तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, डायग्नोस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चे को देखना है, बच्चे के अंदर कमी है। जब आप क्या करते हो, आप हॉस्पिटल जाते हो, आपका ब्लड लिया जाता है, तो ब्लड में क्या होता है, टेस्ट होता है, फिर जो कमियां होती हैं वही तो डायग्नोस करके आती हैं कि आपके अंदर प्लेटलेट्स कम है, WBC कम है, RBC कम है, आपका हीमोग्लोबिन कम है, ये कम है, वो कम है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस करता है। जब आपकी रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद में डॉक्टर क्या करता है, उसके बाद में आपको डॉक्टर क्या करता है, रेमेडी देता है। तो रेमेडी का मतलब होता है उपचार देना। पहले डॉक्टर आपको डायग्नोस करता है, डायग्नोस का मतलब होता है पहले वो देखता है कि आपके अंदर क्या कमी है, उसके बाद ही वो ट्रीटमेंट करता है, तो वो क्या होता है, उपचारात्मक। तो मतलब क्या होता है, निदान का मतलब होता है किसी चीज़ को डायग्नोस करना। ठीक है, मीनिंग आप समझ लेंगे, समझ लीजिए, सब समझ लिया। तो आपको एजुकेशन में क्या करना है, एजुकेशन में डायग्नोस करना है बच्चा किस स्तर का है। ठीक है, सामान्य, सतत, मापन या फिर मूल्यांकन। तो आपको क्या करना है, ये मूल्यांकन जो डायग्नोस और रेमेडी का काम चलता है, ये कब चलता है, ये पूरे टाइम चलता है। पूरे टाइम का मतलब कंटिन्यू प्रोसेस है, सतत मूल्यांकन है। आप उसको हर रोज़ जाओगे क्लास में, आप ऑब्ज़र्व करोगे, आप देखोगे कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, कैसा नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, उसको डायग्नोस कर रहे हो। फिर आपको उसको समझ में नहीं आ रहा है, मान लिया पीछे आप बोल रहे हो क्लास में, पीछे वाले बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको उठाओगे और आगे बैठाओगे। ठीक है, तो आपने क्या करा, पहले डायग्नोस करा कि उसे वहाँ तक वॉइस नहीं जा रही है। तो फिर उसके बाद में जब आपने डायग्नोस कर लिया, फिर आपने उसको आगे बैठाया, तो आपने क्या करा, उसको रेमेडी दे दी। ठीक है, इसी तरह से मान लिया राइटिंग में किसी बच्चे को से आपने प्रश्न लिखवाया, उसकी कॉपी में राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले आपने उसको क्या देखा, उसके पेंसिल पकड़ने का तरीका कैसा है, किस तरह वो शा को खा बनाता है, या किस तरह से कौन सा अक्षर, या फिर बोलने में वर्बली। तो आप क्या करोगे, उसको पहले बताओगे, पहले आपने जांचा, उसको चेक करा कि इसके अंदर ये कमी है, फिर उसके बाद आप उसको बताओगे। ठीक है, कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो क्या होगा, उसका डायग्नोस प्लस रेमेडी। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप मैसेज में, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, या आप जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज या जिस भी तरह से आप मुझे बता दीजिएगा, तो उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कंटिन्यू मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, या फिर आप बताओ, तो ABCD ऐसे पढ़ा दें, काम खत्म, जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, शिक्षार्थी के सतत एवं समग्र मूल्यांकन, CCE, कंटिन्यू एंड सतत मूल्यांकन क्या होता है, कंटिन्यू इवैल्यूएशन आपको करना है, किस पर जोर देता है, CCE किस पर जोर देता है। क्या मतलब हो गया, पहले आप फुल फॉर्म समझो, CCE क्या होता है। CCE का फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो एक C का मतलब होता है कंटिन्यू, ठीक है, या कंटिन्यूअस। ठीक है, दूसरे C का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये होता है CCE का फुल फॉर्म, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन। ठीक है, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन। ठीक है, ये होता है आपका CCE का फुल फॉर्म। तो CCE का फुल फॉर्म समझ गए, शिक्षार्थी के लिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन, CCE पर जोर दिया गया है। किसने CCE पर जोर दिया, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप हम कभी भी पढ़ेंगे तो किस पे जोर दिया है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये होती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कौन सी होती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। जैसे कि अभी एट प्रेजेंट में हम आपने सुना होगा रिसेंट में कि नई शिक्षा नीति आई है, 2020 में नई शिक्षा नीति आई। तो उससे पहले कौन सी आई थी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। इसी के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आए थे। अभी आप पढ़ोगे, आपके में सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये है इसका
उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बौद्धिक योग्यता का बोध अंग नहीं है। जो बौद्धिक योग्यता है उसका बोध अंग नहीं है। अनुवाद, बौद्धिक योग्यता क्या होता है? बौद्धिक मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, मतलब कि हमारी जो बुद्धि है, हमारी ब्रेन है, उसमें किस तरह से वो आपका काम करते हैं, किस तरह से, कौन उसका जो है पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अनुवाद करना है। ठीक है, बौद्धिक योग्यता का मतलब आपका इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि आप पढ़ना लिखना उठना बैठना, है ना, और जो आप क्रिएटिव माइंड, किसी को कंप्यूटर में ज़्यादा ज्ञान होता है, तो जो आपकी बुद्धि या ब्रेन से संबंधित चीज़ें होती हैं उसको वो मतलब होता है बौद्धिक योग्यता आपके पास कौन कौन सी हैं। तो उसमें आप क्या करते हो, ट्रांसलेट आप कर लेते हो, विवेचना यानी कि किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन करना, वाग विस्तार और अनुप्रयोग, एप्लीकेशन जिसे कहते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग जो है वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित है? बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित है? मौखिक तकनीक, परियोजना तकनीक, अवलोकन तकनीक और अभिन्यास तकनीक, किस पर है प्रश्न आपका? ये अवलोकन तकनीक। किस पे? अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन। जो बच्चा सीखता है उसके सीखने का प्रोसेस जो है वो किस पर, कौन से, उस पर अभिलेख का मतलब होता है किस तरह से वो चीज़ों को सीख सकता है जल्दी। तो मौखिक, परियोजना, अभिन्यास, अवलोकन करके यानी कि ऑब्जर्वेशन करके बच्चा जल्दी सीख सकता है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है, कौन सा होता है अंतिम चरण? किसी भी कोई भी आप काम कर रहे हो तो लास्ट में क्या होता है? रिजल्ट आता है। आपने एग्ज़ाम दिया, एडमिशन लिया, परीक्षा दी, टेस्ट दिया, प्रैक्टिकल दिया, उसके बाद में क्या निष्कर्ष निकला। तो अंतिम चरण क्या होगा? जब आपका रिजल्ट निकला तो पता चला, निष्कर्ष लास्ट आया कि हाँ आप पास हो गए, तो वो क्या हुआ? निष्कर्ष। तो इसी तरह से क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? निष्कर्ष। क्रियात्मक अनुसंधान, हर एक चीज़ बहुत अलग ब्रीफ में पढ़ने वाली है लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य? अभी मैंने बताया निदान क्या होता है, तो नैदानिक। निदान का मतलब, क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब होता है किसी चीज़ को, मुख्य उद्देश्य क्या है उसको, किसी चीज़ को डायग्नोस करना, किसी चीज़ के बारे में आप पता लगाओ कि हाँ ये कैसे होगा, किस तरह से क्या कमी है और किस तरह से इसको सुधारा जा सकता है। तो आपको क्या करना है? डायग्नोस करना है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या हो गया? नैदानिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, कौन है? एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था या फिर ये सभी। तो इसमें कौन सा होगा? आपके में ये सारी चीज़ें होती हैं, आपके पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें शामिल है, एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, ये सभी। नेक्स्ट है आपका, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं, कौन है क्रियात्मक शोध का प्रवर्तक? एस स्टीवनेस, जी हेम्स स्टडीटर, स्टीफन एम कोरे या फिर ब्रैड फील्ड। तो इसमें से कौन से हैं? ये जो कोरे हैं आप याद कर सकते हो। आप क्या करोगे? किसी चीज़ को डायग्नोस करोगे तो कहाँ लिखोगे उसको? एक कोरे पन्ने पे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, हमें डायग्नोस करना है तो हमें कहाँ लिखेंगे उसको? कोरे पन्ने पे। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन हो गए? स्टीफन एम कोरे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों का पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? विद्यालय एक स्कूल है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं और विद्यार्थियों को विभिन्न जो इमोशनल
समस्याएं होती हैं, संवेगात्मक समस्याओं के कारण उनको पहचानना और उन्हें दूर करने के लिए कौन सा रिसर्च किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या फिर वर्णनात्मक अनुसंधान। रिसर्च जो कि अनुसंधान बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम 1-2 घंटे लगेंगे उसको पढ़ने में। रिसर्च को मैं एक बहुत ही शॉर्ट उसमें 5 मिनट या 10 मिनट के वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जो है अनुसंधान का ही मिल जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा, आप पढ़ रहे हो तो इसमें कौन सा होगा? क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषाएं आपको याद करने के लिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है और ये 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इवैल्यूएशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा शिक्षक व छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, जा रहा है या नहीं। तो आप कह सकते हैं क्रॉनबेक। इनका आंसर क्या होगा? क्रॉनबेक। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 17, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। सोपान का मतलब होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन उसके पार्ट हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन प्रोसेस के कौन कौन से पार्ट हो गए? एक तो शिक्षण उद्देश्य, जाहिर सी बात है, होगा ही होगा। सीखने से उत्पन्न अनुभव 100%। व्यवहार परिवर्तन, जब आप सीख जाते हो तो आप में क्या हो जाता है? बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये सभी जो है मूल्यांकन के प्रोसेस के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन दोनों तरीके का होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटी और क्वालिटी। प्रयोगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? प्रैक्टिकल जो होते हैं वो प्रयोगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, किस में होता है? ये आपको पता है, इतिहास और नागरिक शास्त्र में होता है? नहीं। दर्शन शास्त्र में? नहीं। आपकी हिस्ट्री में नहीं होता है, नागरिक शास्त्र में नहीं होता है, दर्शन शास्त्र में नहीं होता है। विज्ञान में आपके प्रैक्टिकल होते हैं, भूगोल में आपके प्रैक्टिकल होते हैं और एग्रीकल्चर में भी आपके प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये 3 विषय हैं जिनमें प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। किसका चयन किया जाता है? शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणाली का, मूल्यांकन उपकरणों का। तो शिक्षण नीतियाँ क्या होती हैं? नीति क्या होती है? नीतियाँ मतलब पॉलिसी, जो पॉलिसी बनाई जाती हैं। जैसे अभी क्या चल रहा है, कौन सी पॉलिसी चल रही? प्राइमरी मर्जिंग की। प्राइमरी को क्या बोलते हैं? मर्ज। जो जहाँ पे कम बच्चे हैं उन प्राइमरी को बंद कर करके उन जो बच्चे हैं वहाँ पर उनको पास के प्राइमरी विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में एडमिशन कराया जा रहा है। तो ये क्या हो गई? एक पॉलिसी बना दी गवर्नमेंट ने। किसने बना दी? सरकार ने नीति बना दी। तो नीति होता है पॉलिसी। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है किसका? शिक्षण नीतियों का और युक्तियों का। आप क्या करते हो? आप पहले आप पढ़ाने जाते हो तो आप क्या बनाते हो? लेसन प्लान बनाते हो। तो आपने क्या बनाया? एक तरीके से वो पॉलिसी होगी। आपको पहले क्या करना है? आपको पहले किस तरह से प्रश्न पूछने हैं? पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न पूछने हैं। फिर आपको क्या करना है? पूर्व ज्ञान का मतलब होता है जो बच्चे को पहले पता हो। अगर आपने लेसन प्लान बनाए होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। तो पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न पूछे तो वो आप पूरा बनाते हो लेसन प्लान, वो सारे वो चीज़ क्या कहलाती है? नीति, यानी कि आपकी पॉलिसी। आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाओगे, आपने उसका डाटा या खाका कैसे तैयार करा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 21, बचाव जो है वो निदान का उच्चतम स्तर है। ये कथन किसका है? जब कोई ना याद आया करे तो रॉस याद आया करो। ठीक है, बचाव कौन करेगा तुम्हारा? रास। इस समय कौन बचाव कर रहे हैं? राम जी। राम जी कौन हो गए? रास। ठीक है,
नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 22, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। क्या होता है क्रियात्मक शोध का मूल आधार? क्या होता है? पहले तो आपको क्रियात्मक शोध, मैं सोच रही हूँ 5 मिनट का एक वीडियो लेक्चर के समझा दूँ क्रियात्मक शोध क्या है। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध क्या होता है? समस्या का तुरंत हल करना, समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, विद्यालय की आधारशिला या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न 2023, 2020, 2019, 2015, 2013 कंटिन्यू ये प्रश्न आया हुआ है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या किसकी? हमारी, और हल भी किसका? हमारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। नवाचार बता चुके हैं आपको, अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? टोली शिक्षण यानी कि ग्रुप में टीचिंग करना, 2, 4, 5, 10 जो बच्चों को बिठा करके पढ़ाना उनको। खुली कक्षा कक्ष में यानी कि क्लास से बाहर आप जो है उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देके पढ़ाएं। तो ये कौन से नवाचार हो गए? नए नए क्रिएटिविटी, नई एक्टिविटी कौन सी आ गई? सभी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। कौन माना जाता है? प्रार्थना स्थल की जो गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, उसमें मुख्य नवाचार यानी कि नया कौन सा माना जाता है? उसमें ड्रम या फिर संगीत। आप तेज से चिल्ला के जो स्कूल्स होते हैं उनमें क्या, सरस्वती स्कूल होते हैं, जैसे बहुत लोग पढ़े थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, उनमें सुबह जाते हैं, आप क्या होता है म्यूज़िक चलता है और प्रेयर करते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह से नेक्स्ट आपका, और आज का ये लास्ट प्रश्न है, 25 प्रश्न कराएंगे। इसके बाद में आप कमेंट्स में कमेंट करिएगी कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाए, आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पढ़ाया जाए या आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाए। वैसे मैं ये सीरीज़ जो चल रही है इसको बंद नहीं करूँगी, 30 दिन तक लगातार चलेगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा में आपको, जैसे क्रियात्मक सोच शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और अभी एक प्रश्न आया था, आपका प्रश्न आया था उस जो मुझे लगेगा कि हाँ ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, उसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी अलग से। नेक्स्ट और लास्ट है, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य सेवा करना है, स्वास्थ्य में वृद्धि करना है और मातृत्व का विकास करना है। परीक्षाओं की तैयारी करना हमारा रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसका उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, सेवा करना, सोसाइटी से आप समझ सकते हो जो ऐसी संस्थाएं होती हैं वो क्या करती हैं, सेवा भाव रखती हैं, आपकी सेवा करना। स्वास्थ्य में आपके अगर कोई कुपोषित बच्चे हैं, कुछ इस तरह से अपने अपने कार्यक्रम लाते हैं कि उनके बच्चों की देखभाल हो सके। तो जो परीक्षा की तैयारी है वो ये सोसाइटियाँ नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये तो थे आज के 25 प्रश्न, और आगे की जो ये सीरीज़ है ये कंटिन्यू आपको लगातार मिलती रहेगी। इसमें प्रश्नों की बढ़ोतरी हो जाएगी। आज मुझे लगा कि आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं, आप जो है सीरीज़ को कंटिन्यू देखें। चैनल पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हाँ, यदि कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके उसे ड्रॉप कर सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे या इस टॉपिक को समझा दीजिए, तो मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। धन्यवाद।